हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में बात कर रहे थे। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस हमने पढ़ लिया था और फिर हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी की, डिफाइन किया था, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग की बात की थी, ट्रेंड्स बताए थे और लास्ट में बात कर रहे थे एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस भी हो गए थे, हमने एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे तो शायद 2 एप्लीकेशन पढ़ लिए थे हमने कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फिर हमने एक टर्म यूज़ किया कि जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। इनमें ये भी लिख सकते हो उसी पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में, कि एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक देन एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। तो लिख देंगे उसी पॉइंट में, alkali metal oxides are more basic than the alkaline earth metal oxides. तो alkali metal oxides are more basic than the alkaline earth metal oxides. तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। नाउ थर्ड, ये हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, 2 एप्लीकेशंस हो गए थे। नाउ द थर्ड वन, कई बार सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो लिखो वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज values of successive ionization energies help us to predict the stable oxidation state, of element or valency of element. वैलेंसी का मतलब भी ये होता है कि वो बॉन्ड बनाता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड्स बनाए हैं उस एटम ने, एलिमेंट ने विद सम अदर एटम्स। तो वैल्यूज ऑफ द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। क्या पॉइंट क्या है? यदि 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस काफी कम है आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, और यदि डिफरेंस बहुत लार्ज है तो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इफ डिफरेंस इन सक्सेसिव का मतलब कंसेक्यूटिव टू I1 एंड I2 ये सक्सेसिव वैल्यूज हो गई, I2 एंड I3 ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हो गई, I3 एंड I4 ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं। तो लगातार वाली आयोनाइजेशन एनर्जीज को बोलते हैं हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो इफ डिफरेंस इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज इज स्मॉल देन हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल, is more stable. If difference is very large, then lower oxidation number is more stable. अब बात आती है सर हायर किसे बोलेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस को स्मॉल डिफरेंस कब बोलेंगे, लार्ज डिफरेंस कब बोलेंगे? स्मॉल डिफरेंस जब बोलेंगे, जब कहा जाएगा जब आयोनाइजेशन एनर्जी का जब I1 और I2 में डबल टाइप का डिफरेंस हो। जैसे I1 एग्जाम्पल लेकर के, I1 अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और I2 मान लो 9 और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये डिफरेंस स्मॉल माना जाएगा, ये डिफरेंस स्मॉल माना जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और लार्ज
डिफरेंस है, द डिफरेंस इज लार्ज, तो लार्ज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? 3 गुना, 4 गुना, कि I1 मान लो x है और I2 जो है वो मान लो 3x और 4x और 5x और मोर। तो अगर I1 और I2 में डिफरेंस या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में जो डिफरेंस है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना है तो लार्ज माना जाएगा, और यदि दुगना टाइप से है तो स्मॉल डिफरेंस माना जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जांपल लो, मान लो क्वेश्चन ये हो, फॉर अ मेटल I1 कुछ दिया हुआ है, मान लो 380 किलो जूल पर मोल, एंड I2 कुछ दिया हुआ है, मान लो समवेयर 705 किलो जूल पर मोल, एंड I3 का जो डिफरेंस है 2850 किलो जूल पर मोल। मान लो ये डेटा दिया हुआ है, बताइए तो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। I1 और I2 3 दूनी 600, 4 दूनी दुगने से भी कम है I1, तो ये डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस हुआ। तो इन दोनों में I1 और I2 में कौन स्टेबल हुआ? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, I2 और I3 में देखो क्या डिफरेंस है? 7 चौका 4 गुने का डिफरेंस है, 4 टाइम्स। तो डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स, इसका मतलब I2 और I3 में लार्ज डिफरेंस है, तो इतनी एनर्जी सिस्टम लेकर के आयोनाइज नहीं होगा, बहुत मुश्किल है थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो इसका मतलब I1 और I2 में ज्यादा स्टेबल कौन? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द मेटल? 2। तो आंसर इज 2। तो ये मेटल ऐसी हो सकती है जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे जिंक, कैडमियम, तो दे कॉमनली शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर समझ लो, अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल है, स्मॉल कब माना जाएगा? जब दुगने टाइप का डिफरेंस हो, दुगने से कम का हो। और लार्ज कब माना जाएगा? जब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना टाइप का डिफरेंस हो, तो उसे काफी लार्ज माना जाएगा। तो ऐसे में अगर डिफरेंस स्मॉल है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, इफ द डिफरेंस इज लार्ज देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये एग्जांपल है। सो आंसर वैलेंसी इज 2। वैलेंसी ऑफ द मेटल इज 2। ये आंसर था। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक बार इसको नोट कर लो तो आगे की बात कहेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो कि I1 मान लो 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 मान लो 9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I3 मान लो दिया हुआ है 17.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I4 मान लो 85.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड वैलेंसी ऑफ मेटल, फाइंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। बताओ क्या आंसर लिख दूं? बोलो भैया। I1 और I2 दुगना ही टाइप का है, दुगने से थोड़ा ज्यादा है बट ठीक है, 3 गुना या उससे ज्यादा नहीं है। I2 और I3 ये भी दुगना टाइप ही है, 2 टाइम्स। और I3 और I4 में 17 जब 4-5 गुने का डिफरेंस है, 5 गुने का डिफरेंस, इसका मतलब 4th इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, 3 इलेक्ट्रॉन्स इजीली विल रिमूव। सो वैलेंसी of the given element is 3। यही आंसर है। It is similar to the aluminium. Aluminium shows the oxidation state +3 और the valency of aluminium in the compound is 3। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो ये था कौन सा एप्लीकेशन? थर्ड एप्लीकेशन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ एप्लीकेशन, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? देखो, फोर्थ एप्लीकेशन बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है कि जनरली मेटल्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होता है, और जिनका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है दे एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट। तो मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। और
आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर अगर देखें तो सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की है? सीजियम की। तो सीजियम इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट, बट नहीं, जनरली रिडक्शन और ऑक्सीजन रेडॉक्स रिएक्शन अकर इन द एक्वस मीडियम, और एक्वस मीडियम में लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। तो इस बात को नोट करेंगे, तो लिखो इस बात को, मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। It seems that cesium is the most powerful reducing metal. Metals are powerful reducing agent based on ionization energy. ऐसा लगता है, seems that cesium is the most powerful reducing metal, but fact is that in aqueous medium में lithium is the most powerful reducing metal. In fact, the fact is that lithium is the most powerful reducing metal in the entire periodic table. सबसे powerful reducing element वो है lithium है। Aqueous medium में होती है redox reaction. Redox reactions occur in aqueous medium. Usually, redox reaction occur in aqueous medium. तो एक्वस मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तो लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट। उसका रीजन भी है, हालांकि इसका रीजन ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते हो इन थर्मोकेमिस्ट्री, जहां पर हम बॉर्न हीबर साइकिल की भी बात करते हैं। तो यहां पर कह भी सकते हो वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर of lithium is due to high hydration energy of Li plus ion due to small size. देखो क्या बात कर रहे हैं यहां, वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू इज द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस आयन। Li प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, ये भी बात आप बाद में पढ़ोगे कि किसी आयन का साइज जितना छोटा होगा गैसियस फॉर्म में, उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा एंड मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और यही कारण है कि बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ Li प्लस हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है लिथियम का, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, विच मेक्स लिथियम द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट। आपको याद भी होगा SRP of lithium is -3.05 वोल्ट। आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार उसे एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। लिथियम सबसे टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है अगर टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग SRP में जा रहे हैं, और डिक्रीजिंग में जा रहे हैं तो बॉटम मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इंडिकेटिंग दैट इट इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट। तो लिथियम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट है, याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या याद रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी जिनकी कम होती हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इस बेसिस पर तो ऐसा लगा देखने में एक बार को तो कि सीजियम शुड बी द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल, बट नहीं, सीजियम नहीं है, लिथियम है, क्योंकि एक्वस मीडियम में जब लिथियम की रिड्यूसिंग पावर चेक करते हैं तो बाकी और फैक्टर्स भी सामने आते हैं, और उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द Li प्लस आयन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन। ये बात और डिटेल में जब और किसी पॉइंट पे बात आएगी तब करेंगे। तो अभी तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे, पहले ये नोट कर लो यहां तक की बात।
जैसे ये एक बहुत यूजफुल पॉइंट है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में है। कई बार हम सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में क्रॉस में भी आयोनाइजेशन एनर्जी कई बार पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। तो कई बार ये जो हम आइडिया दे रहे हैं आपको, इससे हेल्प मिलेगी आपको। जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो किस तरीके से कंपैरिजन करें। अब ये तो पता ही है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ये तो पढ़ लिया आपने एक्सेप्शंस में। अब एक बात ध्यान दो, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है। तो एक काम करो, चेक करने का तरीका सुनो। पहले लिखना बंद करो सभी, लिखना बंद करो सभी। इधर देखो पहले, नियॉन, नियॉन से एक एरो निकालो और जेड बनाओ, उल्टा या सीधा। नियॉन से एरो निकालना है क्योंकि नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है। नियॉन से एरो निकाल लो और फिर जेड बनाते चले जाओ। उसके बाद फ्लोरीन से जेड बनाते हुए फिर ऑक्सीजन से, नहीं ऑक्सीजन से एरो नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट मोर देन नाइट्रोजन। अच्छा ये क्या इंडिकेट करता है? नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन आर्गन से ज्यादा, आर्गन क्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन सल्फर से ज्यादा। बट ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं है, तो नाइट्रोजन से एरो निकाल लो, जेड बनाओ उल्टा या सीधा। नाइट्रोजन से एरो निकाल लो, ज्यादा वाले से एरो निकालते हैं। कार्बन से एरो निकाल लो, जरूरत पड़े तो 2 या 3 बार देखो रिवाइंड करके इस वीडियो को। बट बोरॉन से एरो मत निकालना बिकॉज बोरॉन इज नॉट ग्रेटर देन बेरिलियम। बेरिलियम से एरो निकालो। ये बहुत ही टॉप क्लास, कहीं ना मिलेगा ये सब। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम आपको। तो एक तरीके से ये आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन करने का है। तो क्या बोल दोगे? क्लोरीन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन। ये I1 का ऑर्डर है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब I1 की बात करते हैं जनरली। फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर देन सल्फर। तो सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इंक्रीजिंग I1 का ऑर्डर है ये। और बोल दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है तो ध्यान रखेंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा, फास्फोरस सिलिकॉन, तो सिलिकॉन से ज्यादा, फास्फोरस से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। एंड कार्बन इज मोर देन बोरॉन, इज मोर देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो एल ये I1 के ऑर्डर हैं साथ में। तो इससे लाइक दैट यू कैन कंपेयर। बट बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन, बोरॉन इज मोर देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज मोर देन एल्यूमिनियम। ये एक्सेप्शन भी थे, ये एक्सेप्शन भी थे। थोड़ा बुद्धि लगा लो, खर्च कर लो। दिमाग खर्च करने से कम ना होता है। दिमाग खर्च, ऐसा नहीं कि ईश्वर ने 100 ग्राम दिमाग दे दिया कि इसमें खर्च हो गया 0.1 ग्राम तो फिर 99.9 ग्राम ही रह गया। आप क्या करें सर, IIT तक तो हमारा दिमाग ही खत्म हो जाएगा। पागल हो क्या? देयर इज नो लॉ लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग। अरे कोई नियम है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग भी होता है क्या? दिमाग तो खर्च करने पे बढ़ता है। बचपन से सुनते आ रहे हो, मम्मी पापा यही तो बोलते हैं, दिमाग खर्च करो, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, दिमाग जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। तो क्या बात कर रहे थे हम? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू शुड रिमेंबर। आ गई बात समझ में? किस तरीके से एरो निकालते हैं हम? नाइट्रोजन से एरो निकालें दोनों तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। जेड बनाने हैं, शुरुआत नियॉन से करनी है। अच्छा दूसरा पॉइंट, ये साइज से रिलेटेड है। एक्चुअली हाइड्रोजन, जैसे एक जनरल बात कहें, H एटम स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है।
हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम। अच्छा लिख लेते हैं अभी, हालांकि बाद में पढ़ेंगे ये। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन, क्लोरीन, स्मॉलेस्ट एनायन। अब जब ये पूछो तो बच्चे कई बार H माइनस बोल देते हैं, H माइनस ना है, स्मॉलेस्ट एनायन F माइनस है। F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एनायन। हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट एटम, कई बार कई बुक्स में आप पढ़ोगे हीलियम को बोल देते हैं, वो नहीं, दैट इज कैलकुलेटेड रेडियस, बट वॉन डेर वाल्स रेडियस अगर मेजर्ड रेडियस की बात करोगे तो हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट, हीलियम इज लार्जर बिकॉज ऑफ द नोबल वॉन डेर वाल्स रेडियस। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, स्मॉलेस्ट एनायन F माइनस है, H माइनस नहीं है। इन फैक्ट रेडियस ऑफ H माइनस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। H माइनस तो बहुत बड़ा आयन है, ऐसा क्या हो गया सर? कई बार बच्चों को डाउट आता है, सर ये ना, ये तो हजम ना हो रहा, H तो बहुत छोटा है। हाँ H छोटा है, H माइनस छोटा नहीं है। क्यों? वो जरा समझेंगे। पहले एक काम करो, ये ऊपर वाला पहला पॉइंट जो है ना, मैं इसको हटाने वाला हूं, नोट कर लो आप। हाँ वापस आओ। ये H माइनस जो का रेडियस जो है वो ब्रोमाइड आयन के लगभग बराबर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जरा सोच के देखो। F से F माइनस बनाया था तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना था, 9/9 से शिफ्ट हो गया ये कहां, 10/9। जरा देखो 9/9 से 10/9 शिफ्ट हुआ है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से साइज इज डबल्ड, साइज डबल्ड। फ्लोरीन लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम का है और फ्लोराइड आयन लगभग 1.36 या 1.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, लगभग डबल्ड। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बस ये हुआ। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज इन E बाई कितना है, परसेंटेज इंक्रीज इन E बाई P इज इक्वल टू व्हाट, 10/9 माइनस 1 अपॉन ओरिजिनल 1 इंटू 100। तो 9 1/9 11% के आसपास, यही हुआ ना। 11% E बाई P बढ़ा जब F से F माइनस कन्वर्जन हुआ और साइज दुगना हो गया। सोचो क्या हुआ होगा, H से H माइनस गया तो E बाई P 1/1 से शिफ्ट हो गया 2/1, 100% इंक्रीज इन E बाई P रेशियो। यहां केवल एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, और यहां एक ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, डबल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इतना हैवी रिपल्शन क्रिएट करते हैं कि रिपल्शन कम करने के लिए उनका साइज वो स्प्रेड हो जाते हैं इनटू द लार्जर वॉल्यूम। यही कारण है कि H माइनस इज वेरी लार्ज इन साइज, तो दैट्स व्हाई H माइनस वेरी लार्ज इन साइज। तो H माइनस काफी लार्ज साइज का होता है और अनस्टेबल भी होता है। तो H माइनस वेरी लार्ज इन साइज, अनस्टेबल, और यही कारण है जिन कंपाउंड्स में H माइनस होते हैं दे आर वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। हालांकि ये सब बातें फिर बाद में कहेंगे, बट अभी तो सिर्फ ये कहना था कि सबसे छोटा एनायन F माइनस है, H माइनस नहीं। H माइनस तो अच्छे अच्छे बड़े एनायनों जितना है, कितना, ब्रोमाइड आयन के आसपास। तो साइज ऑफ द H माइनस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ब्रोमाइड आयन। तो ये बात समझने वाली थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वाई H से H माइनस का साइज कई गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज ऑफ such a huge increase in the E by P ratio, percentage increase in the E by P is very high. I hope you have understood.
दैट्स इट। ये थी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहली कौन सी? एटॉमिक रेडियस। दूसरी कौन सी? आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक बार ये नोट कर लो गाइस, देन वी विल टेक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी IE EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वापस ओल्डर कन्वेंशन है। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added into a gaseous isolated atom to form an ion. What is electron affinity? It is the energy released when an electron is added into the gaseous isolated atom to form an ion. Gaseous atom में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव जब कही जाएगी जब एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट X है, गैस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनायन बना दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी में कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनायन बनाया, तो इसे बोलेंगे EA1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बल्कि ऐसे लिख दो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एंड दिस इज एनर्जी रिलीज्ड। पॉजिटिव इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इफ एनर्जी इज released, happens in most cases, as in most cases, and it is negative when if energy is absorbed. Only in few cases like, मैं लिख ही देता हूं कौन से केसेस हैं वो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस। सुन लो फिर वापस जो बात कह रहे हैं यहां पर, आप ये कह रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द गैसियस आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म एन आयन। ये और इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होगी तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पुरानी परिभाषा है, थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन के हिसाब से तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है? नेगेटिव। वो अभी बात करेंगे, रुक जाओ 5 मिनट रुको तो सही। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, एनायन बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव जब कहलाएगी जब एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, मोस्ट ऑफ द नोबल गैसेस में, इवन मेटल्स एक्सेप्ट फ्यू केसेस। और ये एनर्जी है व्हेन ये नेगेटिव होगी व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ओनली इन फ्यू केसेस लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल नोबल गैसेस। ये याद भी कर लो, अभी याद कर लो कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। दैट मींस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ये किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन चिपका रहो, मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, बट इन द फ्यू केसेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा, चिपकाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को चिपकाने के लिए एटम में, एनायन बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे उस केस में हम? नेगेटिव। एंड दैट इज ओनली इन फ्यू केसेस लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस।
ये पुराना कन्वेंशन था। अच्छा एक और चीज, अच्छा x माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो क्या बोलोगे, x2 माइनस, इसे बोलोगे आप, ये EA1 था किसका, x का, ठीक, इसे बोलोगे EA2 ऑफ x और EA1 ऑफ x माइनस। इसे क्या बोलोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x माइनस। एंड दिस इज एनायन में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो हमेशा एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव एज एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। याद रखो, क्लोरीन है जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन चिपका के Cl माइनस बनाओ, एनर्जी इज रिलीज्ड, बढ़िया, बट Cl माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन चिपकाओगे तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो किसी मोनोवेलेंट एनायन से बाईवेलेंट एनायन बनाओगे गैसियस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी नेगेटिव। नॉट ओनली दैट, इट इज नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। इन दोनों को जरा ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ, x गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चिपका दिया आपने और क्या बना दिया, x2 माइनस। तो क्या बन गया ये EA1 प्लस EA2। EA1 क्या था, एनर्जी, ये था पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज्ड, बट EA2 क्या था, हाईली नेगेटिव, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। और इन दोनों का सम भी क्या आएगा, मान लो ये कुछ y है, ये y भी क्या होगा, दिस इज नेगेटिव, y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सुन लो फिर क्या बात कर रहे हैं, किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एनायन बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव एंड ओनली इन फ्यू केसेस इट इज नेगेटिव, ठीक है। बट यदि एक एनायन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर के बाईवेलेंट एनायन बना रहा हो, तो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, O माइनस से O2 माइनस भी बना रहे हो ना, तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी। दैट मींस एनर्जी इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड एंड हेवीली एब्सॉर्ब्ड, हाईली एब्सॉर्ब्ड। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो EA1 प्लस EA2, मान लो EA1 एनर्जी इज रिलीज्ड, EA2 एनर्जी इज हेवीली एब्सॉर्ब्ड, हाईली नेगेटिव, तो ओवरऑल एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो इसका मतलब यू कैन से दैट, कंक्लूजन क्या निकला, O से O2 माइनस अगर बना रहे हो तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस। O से O2 माइनस बना रहे हो तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, EA1 एनर्जी इज रिलीज्ड और EA2 एनर्जी इज हेवीली एब्सॉर्ब्ड, नेट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। यही बात तो कही है हमने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मिक्स मत करना, समझ जाना। तो EA1 पॉजिटिव है, एनर्जी रिलीज्ड, EA2 हाईली नेगेटिव, हेवीली एब्सॉर्ब्ड, दोनों का सम एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू द आयोनाइजेशन, विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा ये तो पुराना कन्वेंशन था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आजकल तो हर चीज थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में डिटरमिन करते हैं, और थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में आप डिफाइन करते हो, जैसे वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, यहाँ यूज करते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक काम करो, यहाँ तक की बात लिखो, फिर लिखते हैं उसी में, नोट कर लें। यहीं पे टर्म यूज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंबल डेल्टा H EG।
थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में ये एक तरीके से रिप्लेसमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या? इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous atoms of an element is converted. It is the enthalpy change when 1 mole of the gaseous atoms of an element is converted into gaseous anions. तो जैसे वही x इस बार 1 मोल लेना है गैस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया x माइनस, तो ये डेल्टा H Eg1 कहलाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये अगर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एनर्जी रिलीज्ड, ये नेगेटिव कहलाएगा इफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव बोला था आपने, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को उसी को क्या बोल रहे हो? नेगेटिव बोल रहे हो। एंड डेल्टा H, और यदि यही अगर पॉजिटिव कहलाएगा इफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। तो नेगेटिव इफ द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड पॉजिटिव इफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब एक तरीके से वी कैन से दैट इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। सुनो क्या बात कह रहे हैं? इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, बट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाउएवर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये यूज करना है मेनली। हाउएवर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब साइन अपोजिट लेने हैं दोनों के, साइन अपोजिट लेने हैं दोनों के। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर एनर्जी रिलीज हुई मान लो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपने पॉजिटिव बोला, बट थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट X की ये है, मान लो किलोजूल पर मोल मिल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये 200 किलोजूल पर मोल है, ऐसे दिया हुआ है। तो फिर डेल्टा H Eg क्या ले लोगे? X का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस 200 किलोजूल पर मोल। समझ गए? या तो ऐसे बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X 200 किलोजूल पर मोल, मतलब पर मोल बेसिस पर, और डेल्टा H Eg जो है वो क्या बोलोगे? फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस साइन लगा दोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो माइनस 200 किलोजूल पर मोल। तो साइन अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। हालांकि एनसीईआरटी में जैसे वो फॉर्मूला दिया था ना, रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला यहां भी है। क्या? एज ए नोट करके, ये एनसीईआरटी में है दैट डेल्टा H Eg इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT per mole basis. So this is the relation per mole basis. पर मोल बेसिस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT शुड बी इक्वल टू डेल्टा H Eg, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
defined at 0 degree Celsius, 0 degree Kelvin, defined at 0 Kelvin, and this is defined at any temperature. बिल्कुल similarly defined at any temperature. हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अलग बॉक्स बना के पूछा आज तक नहीं है, बट ये नहीं कि पूछेंगे नहीं, कभी भी पूछ सकते भी हैं कि जस्ट ये पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT पर मोल बेसिस. वैसे कंपैरिजन पर्पसेस में कि छोटा कौन बड़ा कौन घटता बढ़ता क्रम कौन, उन सभी केसेस में वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंटरचेंजेबली यूज्ड, जस्ट साइन अपोजिट करना है. बहुत सारे बच्चों को वैसे बात पता होती है, बट आई हैव टोल्ड यू. तो याद रखो, किसी एटम को एनायन बनाते हैं तो मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, कुछ केसेस में अब्जॉर्ब होती है, और यदि किसी एनायन को फर्दर और बाइवेलेंट एनायन बनाते हैं हमेशा एनर्जी अब्जॉर्ब होती है. तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है. तो ये थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब बात आती है ट्रेंड्स क्या हैं. ट्रेंड से पहले फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, तो पहले ये बात नोट कर लो. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट, जैसे आप जेड इफेक्टिव बोलो, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी भी ज्यादा होगी. मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड. अच्छा, एनर्जी रिलीज कब होती है और एब्जॉर्ब कब होती है? अब मान लो कोई आपके पास न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाहर से इलेक्ट्रॉन चिपका रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कौन चाहेगा, न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और कौन ऐड नहीं करना चाहेगा, रिपेल कौन मारेगा, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल मारते हैं, जबकि न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट करता है. जो जीतता वही डिसाइड करेगा कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. यदि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रिपल्शन बाय द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन टू द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, अदरवाइज एब्सॉर्ब्ड. तो ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन इज पॉजिटिव. ये बहुत बेसिक बातें हैं. तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी इज रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई. साइज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है. हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, और वो चाहते ही नहीं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते. तो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस resist the addition of electron. Half filled and fully filled electronic configuration resist addition of electron. क्यों एडिशन को रेजिस्ट करना चाहते हैं? उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होता है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहें और ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें. यही कारण है कि नोबल गैसेज इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन. तो यही तो रीजन है. फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल नोबल गैस नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल नोबल गैसेस नेगेटिव होती है. बेरिलियम, मैग्नीशियम,
नाइट्रोजन, ये तीन ही एलिमेंट याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, एब्जॉर्ब्ड। तो बस यही एलिमेंट्स हैं, और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, दैट मींस दे हैव नो टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट्स दैट element has no tendency to add electron, and electron affinity in such cases is arbitrarily taken zero। सुन लो, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, दैट मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाह रहे, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहते तो उनकी टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन निल होती है, जीरो होती है टेंडेंसी। ऐसे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम आर्बिट्रेरली जीरो भी बोल देते हैं। तो कोई ये कहे कि आपसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैं वो जीरो हैं, तो मना मत करना, ठीक है जीरो हैं साहब। जीरो का मतलब there is no tendency to add electron. These elements have no tendency to add electron to form an ion. तो ये बात ध्यान रख लें, these are the factors which affect electron affinity. अब जनरल ट्रेंड्स, in periodic table. जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ, टॉप टू बॉटम जाओ। लेफ्ट से राइट में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड्स हैं ये। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। तो देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। जनरल ट्रेंड्स हैं, बट एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वी विल टेक एक्सेप्शन नाउ। यहां तक की बात पहले एक बार नोट कर लो, कई बार एक्सेप्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शंस, नोटेबल एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो जैसे पहला, वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी याद कर लो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फर्स्ट ऑल नोबल गैसेस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, nitrogen. Nitrogen is due to half filled, stable configuration, and this is due to the fully filled configuration. और यहां भी कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड, तो NS2 कॉन्फ़िगरेशन है फुल्ली फिल्ड। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम में है, कैल्शियम में बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए एक्सेप्शन में नहीं आएगा वो। तो एक तरीके से ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डेल्टा एच ईजी क्या है? पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। दिस इज एंडोथर्मिक। तो इस तरीके से पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेप्शन में अमंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है घटनी चाहिए, बट नहीं, बढ़ जाती है। थर्ड पीरियड के सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होती है।
इट इज ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स are greater than the corresponding second period elements। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इन द ग्रुप। इन द ग्रुप का मतलब जैसे कौन, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नहीं, हेलोजन, नोबल गैस मतलब नोबल गैस में तो टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सेकंड पीरियड पी ब्लॉक, ये थर्ड पीरियड पी ब्लॉक। तो क्या बात बोली आपने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड। तो कहने का मतलब ये एल्यूमिनियम इज मोर देन बोरॉन, silicon is more than carbon, phosphorus is more than nitrogen, sulfur is more than oxygen and chlorine is more than fluorine। greater इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान दो, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट नहीं है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। तो क्लोरीन हैज, Cl हैज highest electron affinity in periodic table। periodic table में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, ये याद रखना है पॉइंट, समझ लें इसको अच्छे तरीके से। गॉट इट। तो इस तरीके से आप ये कहते हो, ये सेकंड पॉइंट था। इसका रीजन क्या है, रीजन ऊपर लिखेंगे, मैं ये पहला पॉइंट हटा रहा हूं, आप एक बार नोट कर लो। क्या रीजन है, रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन ही तो है कि थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट से आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ज्यादा हैं। तो उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्यू टू द एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। इट इज ड्यू टू exceptionally small size of second period p block elements। it is due to the exceptionally small size of the second period p block elements, addition of electron causes very high electron density and hence heavy repulsions। So it is due to the exceptionally small size of the second period p block elements, addition of electron cause, भाई इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो, causes very high electron density and heavy repulsions and hence energy released is lesser than expected। Hence energy release is lesser than expected। ये था पॉइंट, फिर सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड से ज़्यादा उनके नीचे वाले थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट का साइज़ बहुत छोटा है, उसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लो फ्लोरीन था या ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे, बहुत कम जगह में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हैवी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। हैवी रिपल्शंस के चलते रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब लेसर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड देन एक्सपेक्टेड। लेसर, हेंस एनर्जी रिलीज्ड इज लेसर देन एक्सपेक्टेड। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, ये हटा देता हूं नीचे वाला पोर्शन, एक बार आप नोट कर लें इसको। ना थर्ड पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर है, बट ऑक्सीजन लोएस्ट है। तो इन ऑक्सीजन फैमिली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लोएस्ट एंड सल्फर इज हाईएस्ट। सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, और ऑक्सीजन सबसे मिनिमम है। वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, सबसे कम ऑक्सीजन है। जबकि हैलोजेंस में ऐसा नहीं है। हैलोजेंस में क्या ऑर्डर है? हैलोजेंस में जो ऑर्डर है वो ऐसा है कि क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस इज द ऑर्डर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रहना चाहिए आपको। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। सो दीज वर द नोटेबल एक्सेप्शंस यू आर सपोज टू रिमेंबर। एक्सेप्शन तो पीरियोडिक टेबल में भरे पड़े रहते हैं, सारे एक्सेप्शन आप ना याद कर पाओगे और ना आपको याद करने हैं। यही एक चैप्टर है क्या? 2 साल तक यही पढ़ते रहो और 1 साल तक यही पढ़ते रहो, IIT दे दो। जो काम की चीजें हैं वही पढ़ें, उसमें एनर्जी लगाएं और उसमें प्रोफिशिएंसी अपनी बढ़ाएं, वो याद रहें आपको, मौके पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो ये थे एक्सेप्शंस, ये थे ट्रेंड्स, बात कर ली, हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट चलो 1-2 एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोट कर लो इसको। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव फॉर एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की एफिनिटी। तो कोई अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या नॉन मेटल्स हैव द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दे हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग प्रॉपर्टी है, उसको अलग से बात करेंगे हम, बट जनरली नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी indicates the non-metallic character or electronegative character। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ब्लू से लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अजीब सा लगता है ब्लू, ब्लैक ही बढ़िया है, बट चलो ठीक है, वो खत्म सा हो गया। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट्स द नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। दूसरा, जनरली जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। जनरली वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
थर्ड, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड हो रहा है वो, तो उसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो दे एक्ट एज पावरफुल कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स। जनरली ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की है, तो क्लोरीन Cl2 इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट? नो, फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो लिखो इस बात को, ऑन द बेसिस ऑफ electron affinity, Cl2 is expected to be the most powerful oxidizing element. However, fact is that F2 is the most powerful oxidizing agent in periodic table। पूरी periodic table में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। अच्छा, इसका रीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जब हम एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, तो हमने ये बात कही भी थी वहां पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी वाज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द एक्वस मीडियम। और भी फैक्टर होते हैं, ऐसे यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। और भी फैक्टर होते हैं, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F- इज ऑल्सो द डिसाइडिंग फैक्टर। हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर of F2 then Cl2 is due to mainly first low bond energy of F2। F2 का बॉन्ड काफी वीक है, बॉन्ड एनर्जी कम है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F-। तो F2 क्यों ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2 के कंपैरिजन में? और आपने अगर वो एक्टिविटी सीरीज देखी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर वो देखी हो तो फ्लोरीन सबसे नीचे है, उसका पोटेंशियल SRP 2.87 वोल्ट है, इंडिकेटिंग दैट इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F-। तो ये रीजंस हैं फॉर वेरी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2। इवन SRP ऑफ F2 is 2.87 volt, which is very high, indicating that it is a very powerful oxidizing element। तो गाइज ये था, बहुत अच्छे से समझने वाली बातें हैं ये, you should remember। जबकि SRP और Cl2 is nearly 1.35 volt, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा पॉजिटिवली जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा। तो F2 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस देन Cl2। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गाइस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ओवर।
नाउ मूविंग टू द लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार ये सब नोट कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाने से पहले एक नोट और लिखेंगे, जैसा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में कहा था। पहले एक बार नोट कर लें इस सबको। मैं जरा पानी पी लूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक नोट और लिख लो। क्या पॉइंट? जैसे वो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी क्रॉस में चेक किया था ना सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में, ऐसे यहां भी कर सकते हैं अमंग सम एलिमेंट्स। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन हाईएस्ट है, उसको अंडरलाइन कर लो और उससे n बनाओ ऐसे टाइप से, उल्टा या सीधा n। ऑक्सीजन इज मोर देन फास्फोरस, n बनाओ, बट नाइट्रोजन इज नॉट फास्फोरस देन सिलिकॉन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव है, जीरो भी असाइन कर देते हैं। तो फिर सिलिकॉन से n बनाओ, उल्टा या सीधा n। और सिलिकॉन इज मोर देन नाइट्रोजन एज वेल एज मोर देन फास्फोरस, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एरो जहां से निकल रहा है वो ज्यादा है और जहां तक जा रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो क्या बोल दोगे? नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन। ये है E1 का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो। सिमिलरली यू कैन से दैट बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन की है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ E1। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है इन द क्रॉस। क्रॉस में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, बढ़िया तरीका है। क्या तरीका बताया? n बनाओ और कहां से निकालो n? क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन इज हाईएस्ट, हाईएस्ट से निकालते हैं हमेशा n हमेशा कहां से निकालना है? हाईएस्ट से। तो इस तरीके से आप ये कहते हो। ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज ओवर गाइज। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट कर लें इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंबल En करेंगे या x नहीं चाई बोल देते हैं इसको। जैसे मोल फ्रैक्शन के लिए चाई यूज करते हैं, कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कई बार x या चाई बोल देते हैं इसको। ठीक है, वो कोई बात नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक्चुअली ये एक टेंडेंसी है to pull the shared pair of electron towards itself. तो लिखो it is the tendency of an element to pull shared pair of electron towards itself. What is electronegativity?
En बोल देते हैं, En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और X से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मान लो ये कुछ ऐसा है, HCl है। अब इतना तो पता होता है आपको, 12th पास हो, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो जब हाइड्रोजन में और क्लोरीन में बॉन्ड बना था तो बात तो ये हुई थी, इनमें आपस में समझौता तो इस बात पे हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कहा मैं शेयर करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से कहा गया कि तुम शेयर करना, और उसको बीचों बीच रखेंगे दोनों बिल्कुल, इट विल बी सिमेट्रिकली लोकेटेड लाइक दिस। सिमेट्रिकली लोकेटेड रखने की बात थी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिमेट्रिकली बीच में रखना था। क्लोरीन चालाक निकला, ताकतवर निकला, फैल गया, ना मैं रखूंगा, ना मैं रखूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया तो क्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। So this bond becomes polar covalent bond because of the greater electronegativity of chlorine. तो chlorine has greater tendency to pull shared pair of electron towards itself. तो ध्यान दो, electronegativity is the property of the bond in a compound. It is not the tendency of the free atom. So it is not the tendency of the free atom. It is the tendency of an element in compound to pull the shared pair of electron towards itself. क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, H की कम है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं। अब बात आती है, इसके दो स्केल फेमस होते हैं। मोस्ट फेमस स्केल इज पॉलिंग स्केल। तो क्या है पॉलिंग स्केल, एक बार यहां तक की बात लिख लो। दो कॉमन स्केल हैं, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉलिंग ने एक फॉर्मूला डिवाइस किया। क्या फॉर्मूला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट बी इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। ये एक फॉर्मूला है, इस पे आज तक कभी सवाल नहीं पूछा गया और ना पूछा जाए। इस चैप्टर से IIT JEE मेन या एडवांस न्यूमेरिकल नहीं पूछते। वो तो छोटा कौन बड़ा कौन, किसकी आयनाशी ज्यादा, किसी का घटता क्रम क्या है, बढ़ता क्रम क्या है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही सवाल आते हैं सब। लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो दिस इज द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग के हिसाब से XA XB वेयर XA XB are electronegativity of A and B in Pauling scale। तो ये पॉली स्केल में है, जबकि बॉन्ड एनर्जी B मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड आर ऑल इन किलो कैलोरी पर मोल। ये बॉन्ड एनर्जीज किलो कैलोरी पर मोल ले लें, ये सब बॉन्ड एनर्जीज हैं। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलिंग स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। अच्छा, डिफरेंस तो आ गया, तो किसी एलिमेंट को हम चूज कर लें एज ए रेफरेंस। किसे चूज किया? हाइड्रोजन को रेफरेंस किया। तो H एटम इज चूजन एज रेफरेंस and its electronegativity is arbitrarily assigned as
2.1। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस चूज कर लिया गया और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 2.1 ले लिया गया। और हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है। ये मान लो HCl बना रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए तो मालूम पड़ गया, क्लोरीन के लिए निकाल ली इस फॉर्मूले से बॉन्ड एनर्जी के डेटा से। क्लोरीन की वैल्यू आ गई 3.5, फ्लोरीन की वैल्यू आ गई 4.0। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन 4.0, नियरली क्लोरीन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, लाइक दैट। कार्बन 2.1, हाइड्रोजन तो वो तो 2.1, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। So like that electronegativities were there in Pauling scale. In Pauling scale, तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। हालांकि कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द Pauling scale वी आर सपोज टू रिमेंबर, और वो हम बाद में याद करवाएंगे, आपको बताएंगे। तो ये तो Pauling स्केल हुआ, यही सबसे कॉमन स्केल है, मोस्ट कॉमन स्केल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही सबसे कॉमन स्केल है। ये वैल्यूज आपको याद भी होनी चाहिए। शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद भी करने के लिए बोला भी गया हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। गॉट इट गाइज? सेकेंड स्केल और ले लें, कौन सा? मिलिकन्स स्केल, वो भी लिखो, पहले ये नोट कर लो इस बात को। हालांकि फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप यूं भी लिख सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट। जेई में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते वो क्वेश्चन। फाइन। सेकेंड स्केल, मिलिकन स्केल। मिलिकन साहब ने क्या कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मिलिकन स्केल इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो I1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1/2, ये वैल्यू बोल दी। बोथ शुड बी टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेकर के उसका एवरेज निकाल दो, वो मिलिकन स्केल में आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस तरीके से डिफाइन किया और इनका अपना एक स्केल आ गया और पाया गया कि मिलिकन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू है, पॉलिंग वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फाउंड टू बी मिलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8। मैं चेक कर लेता हूं ये फॉर्मूला, कभी कभी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेट अस सी दिस एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हाँ, तो मिलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8 इज द पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पॉलिंग स्केल एंड, और भी कई स्केल होते हैं, सेंडरसन स्केल होता है, ऑलरेड रॉशो स्केल्स होते हैं, ना है काम के। तो इस तरीके से ये बात कहते हैं। चलो आज बस ये थोड़ा सा बचा हुआ और है, अनदर हाफ एन आवर 45 मिनट्स वी हैव टू टेक दिस चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आज बस यही स्टॉप करते हैं। अच्छे से पढ़ें, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, अच्छे से ध्यान से पढ़ें। दैट्स इट फॉर नाउ।